है कि नहीं है? अगर है तो फिर आप क्यों सवाल थे? वो है ना, वो है, लेकिन गोड़ों में गोड़ी क्यों नहीं दिखता है, ये मैं जानने के लिए आपसे कोशिश किया हूँ। और इसलिए किया हूँ, हमारा अगर बात करें आप छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ में आदिवासियों का जितना जनसंख्या है उसमें 42 लाख तो केवल घोड़ों का है। 42 लाख केवल घोड़ों का है। कहने का मतलब कुल आदिवासी का आधा संख्या छत्तीसगढ़ में केवल घोड़ों का है। और घोड़ों का हालत क्या है? घोड़ों का हालत क्या है? तो मैं जो दिखता है समाचार जिसको मैं देख रहा हूं कि हमारे समाज में एकता क्यों नहीं है, हमारे समाज में भाईचारा क्यों नहीं है। अगर ये होता तो हमारे समाज की बेटियों के साथ रेप नहीं होता, हमारा जमीन नहीं लूटता, हमारा जंगल नहीं कटता। आज अभी श्याम जी जिस बात की जिक्र कर रहे थे, हसदेव अरण्य का, हसदेव अरण्य में फर्जी ग्राम सभा करके वहाँ पे कई सालों से कोयला निकाला जा रहा है और जंगल को काटा जा रहा है। लाख विरोध हम लोग भी किए हैं, सर्व आदिवासी समाज और गौ समाज मिल करके, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा इन लोगों को। तो बड़ी बड़ी घटनाएं हो जा रही है। शासन और प्रशासन मनमाने तरीके से काम कर रहा है, तो शासन और प्रशासन को सबक को सिखाना पड़ेगा। चुप रहने से काम नहीं चलने वाला है। तो उसके लिए सबसे जरूरी है एकता, और उसी एकता को बनाए रखने के लिए, उसी एकता को स्थापित रखने के लिए यहाँ पे जिला स्तर का गोंडवाना गोड़ महासभा का संगठन बना है, जिसका ये शपथ ग्रहण हुआ है। क्योंकि किसी भी गांव में आप जाके देखिए, हमारे लोग संख्या में ज्यादा रहते हैं, गलत काम करने वाले कम लोग रहते हैं, लेकिन वो गलत काम करने वाले इतना ताकतवर होते हैं, इतना पैसा वाले लोग होते हैं, वो किसी न किसी मंत्री विधायक सरकार का पिट्ठू के आसपास रहते हैं। वो डरते नहीं है, उनको जो करना होगा करते हैं। तो ऐसे लोगों से लड़ने के लिए हमको ताकतवर तो पहले बनना पड़ेगा। हमको कानून और नियम को बाद में देखना है, हमको एक हो जाना है। और मैं तो बोलता हूँ, मैं हालांकि मेरा उम्र तो बहुत हो गया, 63 साल का मैं हूँ, लेकिन मेरे को लगता है कि तब मुझे लाठी लेने की जरूरत पड़ेगी। अगर जरूरत पड़ा तो मुझे लाठी लेने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि नियम और कानून की पैसी लोग कर दिए हैं। हमारे आदमी के ऊपर अगर हमारा आदमी अगर कहीं मार खाता है, उसको आप थाने में जाते हो, FIR करते हो, तो पहले तो थाने का चक्कर लगाते लगाते हम लोग थक जाते हैं। किसी तरह अगर वो थाने में FIR हो गया तो हमारा आदमी का प्रकरण आगे नहीं जाता है। आगे गया तो तहसील न्यायालय, SDM न्यायालय, आपका व्यवहार न्यायालय, तो जिला न्यायालय, इसी में अटका रहता है। और हमारे लोग अपना कहीं बकरी बेचते हैं, तो कहीं मुर्गी बेचते हैं, तो कहीं जमीन गिरवी रखते हैं। ऐसा करके वो केस लड़ने के लिए पैसा वकील को देते हैं और लास्ट में हार भी जाते हैं। ये स्थिति है। और जिस दिन आप एक हो जाएंगे, मैं समझता हूँ कितने भी प्रकार के इस टाइप की जो लड़ाई झगड़े हैं ना, उसको आप अपने गाँव में निपटा सकते हैं। और आपको बहुत लोगों को पता है, सब अनुभवी लोग हैं, कि हमारा समाज रूढ़ी प्रथा मानता है। हम छोटे छोटे विवादों को अपने गाँव में निपटा सकते हैं, आप अपने बैठ के निपटा सकते हैं। थाना पुलिस कोर्ट कचहरी में जाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक बोल रहा हूँ कि नहीं? ये व्यवस्था है कि नहीं? पहले से ये व्यवस्था पहले से है, लेकिन हम लोग भी बड़े खरखा हैं। थोड़ा सा आधा बोतल प्यारे तो देख लो, देखा कर ले, किसी सियाने का नहीं बात मानते हैं, गांव के किसी बड़े आदमी की बात नहीं मानते हैं, और खरखाई में थाने में चले जाते हैं। उनसे मिलता क्या है? तो मेरा कहना है कि बर्बादी किसका होगा, नुकसान किसका होगा? आपका जमीन बिकता है, आपका जमीन गिरवी रखाता है, आपका बकरी बकरा बिकाता है, आपका गाय छीन बिकाता है। तो इनको जो है केस मुकदमा में पैसा खर्चा न हो और गांव में सनुपत हो, गांव में प्रेम हो, इसलिए रूढ़ी प्रथा के आधार पर इन छोटे छोटे विवादों को अपने लेवल पे निपटाइए। ये उसका एक अच्छा रास्ता है, यही उसका एक उपाय है। तो ये करना है।
अब चूंकि समय बहुत ज्यादा। दूसरा चीज मैं जो कहना चाहता हूँ, जो मुझे दिखता है जिसकी जरूरत वास्तव में है, आप अगर ईसाई धर्म वाले को अगर बोलिएगा तो ईसाई धर्म वाले को पूछिएगा धर्म के बारे में तो एक चीज बता देता है, बताता है ना। इसलिए बताता है कि हर रविवार को जो ईसाई होता है वो अपने चर्च में जाता है, पूजा पाठ से लेकर उनका जो भी बातचीत होता है सब करते हैं। मुसलमान की बात करें तो हर मुसलमान शुक्रवार को मस्जिद में नमाज पढ़ने जाता है। उनके बच्चों को धर्म के बारे में बताना पड़ता है। आप देखेंगे छोटे छोटे बच्चे जो मुश्किल से चौथी और पांचवी पढ़ते हैं, लड़का हो या लड़की हो, लड़कियों को मैं देखा हूँ कि विधिवत उनको नकाब लगा देखे हैं। आप लोग नकाब समझ रहे हैं ना, बुर्का है, और लड़का है तो वह टोपी पहनता है। देखने के बाद तुरंत पता है एक मुसलमान लड़का है, एक तो मुसलमान लड़की है। ठीक बोल रहा हूं ना। अब हम लोग क्या करते हैं, साल भर में एक दिन भी टाइम हमको अपने धर्म और संस्कृति में बात करने के लिए नहीं लगता है। आज हमारे समाज के बच्चों को हम लोग पूछते हैं, जो पढ़े लिखे MA BA हो गए, जो बड़े बड़े मोबाइल रखते हैं एक एक फीट का, उनको बूढ़ा देव कहाँ पे पूजा जाता है, बड़ा देव कहाँ पे पूजा जाता है, चौरा में क्या क्या पूजाता है, आनंद के हमारे गौशाला में कहाँ पूजाता है, इसको बताने पाते हैं क्या? नहीं बताने पाते हैं। और इसीलिए हमारा जो गोरों की जो संस्कृति है, गोरों का जो रीति रिवाज है, जो पूजा पाठ है, पूजा पाठ पद्धति है, ये हम भूलते जा रहे हैं। और वही बात आ रहा है टूरिस्टी वाला, और हम लोग दूसरे के धर्म को मान रहे हैं और अपने बाप दादा के बनाए व्यवस्था को हम लोग छोड़ रहे हैं। तो छोड़ना है क्या? छोड़ना है। एक चीज और बता दूं, जितना भी शासन आपको सुविधा दे रही है, आरक्षण से लेकर के स्कूल से पढ़ाई लिखाई, नौकरी चाकरी, खेत खलिहान, सब्सिडी, खाद बीज, सोलर पंप, ये सब कुछ केवल और केवल आदिवासी होने की नाते दे रहा है, ठीक ना। और जिस दिन आपका आरक्षण खत्म हो जाएगा उस दिन आप कुछ नहीं कर पाएंगे। उस दिन आप बस केवल आंसू बहाएंगे और केवल ताली बजाएंगे, दारू पीते, इससे आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो हमको अपने बाप दादा के बनाए हुए संस्कृति को बचा के रखना है। और ये जो पराये लोगों की संस्कृति को हम लोगों ने अपना लिया है ना, ये संस्कृति को हमको छोड़ना है। उससे हमको क्या मिलना है ना। जो लोग मोबाइल चलाते हैं, मैं देखा कि मोबाइल में अभी दिया था कि पंडित जी है क्या, होंगे भी कोई दिक्कत नहीं, पंडित जी में कोई गुण न हो, 99% उसके अंदर दुर्गुण हो, तब भी बोलता है कि पंडित जी का सम्मान करना है, पंडित जी का पूजा होना चाहिए। पंडित जी को भगवान ने देव के रूप में भेजा है। तो मैं पूछता हूँ, देव है क्या वो? आप क्यों नहीं देव हैं? आप क्या उसमें, हमें उसमें क्या फर्क है क्या कोई फर्क? लेकिन ये श्रेष्ठता बताने के लिए लोगों ने व्यवस्था बनाया है और हम लोग गधा की तरफ कुछ हो रहे हैं। तो ये अब होने वाला काम नहीं चलेगा। और जितने भी आपके संस्कार होते हैं, जितने भी छठी से लेकर के मरना तक, मैं जानना चाहता हूँ कि आप लोग अपने पुराने सिस्टम से कर रहे हैं, पुराने रीति रिवाज से कर रहे हैं कि उसमें कुछ धर्म में है? बताइए, यहाँ के कुछ लोग बताएं। पुराने सिस्टम से कर रहे हैं, ओम नमः शिवाय वाला नहीं ना? कितना %? पूरा 100%। चलिए अच्छी बात है, लेकिन हमको अगर हमारे पूर्वजों ने कोई गलती किया है और वो भटक गए, उनके भटकने से हम भी भटक गए, तो हमको बिल्कुल उस रास्ते को छोड़ना है और हमारा जो रास्ता है जिसको हमारे पूर्वजों ने बनाया है उस रास्ते पे चलना है। ये मेरा आप लोग सभी से विनती और प्रार्थना है ना। क्योंकि हम अगर उसको नहीं छोड़ेंगे तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। किसी भी
समुदाय को, किसी भी जाति को नष्ट करना है तो कहते हैं कि उसका एक ही फार्मूला है, उसका संस्कृति को नष्ट कर दो, उसको अपने आप नष्ट हो जाएगा, वो अपने आप नष्ट हो जाएगा, उसकी पहचान खत्म हो जाएगी। आप जो है तो आपकी क्या पहचान है? कुछ न कुछ पहचान तो होगा ना, कुछ न कुछ पहचान तो है, कुछ न कुछ विशेषता है, अन्य लोगों से हम अलग हैं। उस पहचान को हमको बिल्कुल बना के चलना है। और एक चीज और मैं कहूँगा, क्योंकि मैं शिक्षक से ही रिटायर हुआ हूँ, दुनिया में जो शिक्षा है ना, उसका इतना महत्व, मैं तो बोलता हूँ कि अगर मैं आज यहाँ पे आपके सामने बोल भी पा रहा हूँ तो केवल पढ़ा लिखा होने के नाते। हम संविधान को समझ रहे हैं, शासन के नियम और कानून को समझ रहे हैं, हमारे साथ क्या क्या हो रहा है उस चीज को समझ रहे हैं, तो पढ़े लिखे होने के साथ कारण हम ये समझ पा रहे हैं। अपने अपने बच्चों को शिक्षा बिल्कुल दिलवाइए, बाकी दुनिया का काम हो या मत हो, शिक्षा बहुत जरूरी है। परिवर्तन लाने का सबसे सशक्त माध्यम केवल शिक्षा है और बाकी कोई रास्ता नहीं है। जिस दिन आप पढ़ लिख लेंगे तो हर चीज को समझेंगे, क्योंकि जो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं उनका शोषण कैसे होता है हम लोग गांव में बहुत बारीकी से देखे हैं। उसका बकरा अगर 10,000 का है ना, तो एक तो बिचौलिया उसका 5,000 में लेके चला जाता है, उसको खुद नहीं पता होता है कि उसके बकरे का दाम में क्यों गिरना है। ठीक बोल रहा हूँ ना? और हर चीज पे आप पढ़े लिखे होंगे, हमारे बच्चे हर चीज को समझेंगे, संविधान को समझेंगे, अपने अधिकार को समझेंगे, अपने बाप दादों की व्यवस्था को समझेंगे, हमारे साथ अन्याय होता है, अन्याय करने वाला कौन है, उसके खिलाफ हमको क्या करना चाहिए, ये सब चीजों को केवल उसके बाद समझा जा सकता है। तो इतना जरूर ध्यान रखिए कि अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने में बिल्कुल कमी मत कीजिएगा, उनको काबिल बनाइए, योग्य बनाइए। वो काबिल और योग्य बनेंगे तब जाके हमारा समाज जो है एक मजबूत और एक ताकतवर समाज बनेगा। और ताकत बहुत जरूरी है। आप देखते हैं ना कि आपके दरवाजे में अगर 4 बैला है और वहाँ पे आप साली भूसा लगा देते हैं और छोड़ देते हैं, तो 2 कमजोर है और 2 तगड़ा है, क्या होता है? तगड़ा वाला उसको मार के खा जाता है ना? तगड़ा वाला बैल उसको मार के उसका भी हिस्सा को पूरा खा जाता है। वही हाल आदमी लोगों का भी है। जिसके पास बहुत पैसा हो गया है, जिसके पास बहुत ताकत हो गया है, वो कमजोर लोगों को केवल दबाता, लूटता और सताता है और वही आदमी बनता है और वही बड़ा बनता है। वो बड़ा कैसे बनता है? वो हमारे आप से भी बड़ा बना है, वो उसको ऊपर वाले ने बड़ा नहीं बना दिया है। हम लोग सारे लोग जाकर उनकी दुकान में खरीदी करते हैं, एक बार भी रहता है, वो दिल्ली से, लखनऊ से, हरियाणा से, पंजाब से आके यहाँ पे बस जाता है और हम लोग सब लोग खरीद के उसको सेठ जी बना देते हैं और सेठ जी पूरा गांव को खरीद लेते हैं, क्षेत्र को खरीद लेते हैं। और जब चुनाव होता है तो हमारे विधायक जी को भी खरीद लेते हैं। खरीदते हैं कि नहीं? चुनाव में उस विधायक को 10 लाख 50 लाख फंड दे देता है और चुनाव में जब हमारा आदमी, हमारे समाज का आदमी जब चुनाव जीत जाता है तो वो मंत्री बन गया, विधायक बन गया, तो 50 लाख का 5 करोड़ कमाता है 5 साल में। ये हाल है। आप हमको देते हैं क्या? नहीं देते हैं। तो ये सिस्टम भी बहुत खराब है, इसमें परिवर्तन लाने की जरूरत है। सबसे पहले कौन बिकता है? वोटर। वोटर कैसे बिकता है? दारू में, मुर्गा में। ज्यादा चलाक है तो उसके को 2000 रुपये दे दो, पैसा में भी बिकता है। तो ऐसे करके तो चुनाव आते आते 2023 में मैं समझता हूँ कि हमारे वोटर को रिझाने का काम चल रहा है, क्योंकि बड़ा जबरदस्त यात्रा चल रहा है भूपेश जी का पूरे छत्तीसगढ़ में। ये उसका एक मैं समझता हूँ शायद मूल कारण यही है। तो मेरा कहना है कि आप लोग समझें आपका भलाई कैसे होगा, आपके समाज का भलाई कैसे होगा, आपका समाज आगे कैसे बढ़ेगा, इस व्यक्ति को देना चाहिए, ये होना चाहिए। और वोटर जब बिक जाता है तो हमारा विधायक भी जीतने के बाद बिक जाता है। बिकता है कि नहीं? पहले बिका वोटर और उसके बाद बिका विधायक। बचा कौन? कर्मचारी। 90% समाज से मतलब नहीं रखता। तो बचा कौन आपके पास? कांग्रेस में जो नेतागिरी करता है वो कांग्रेस में गया, बीजेपी में जो नेतागिरी करता है वो बीजेपी में गया, नेताजी बिक गए, हमारे विधायक बिक गए, हमारा वोटर बिक गया। तो बचा कौन? किसान और मजदूर।
किसान और मजदूर कितना ताकत रखेगा? तो मैं बोलता हूँ ताकत रखता है। आप अपने आप को झांकिए तो आप ताकतवर हैं, आप परिवर्तन ला सकते हैं समाज में। और ये बिकने वाले लोग हैं ना, इनको बिकने दीजिए, ये कब तक बिकते रहेंगे, लेकिन अब चुप रहने की जरूरत नहीं। तो व्यवस्था में परिवर्तन अगर लाना है तो ठोस कदम उठाना पड़ेगा और मजबूती के साथ उठाना पड़ेगा, तब समाज में परिवर्तन आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। 75 साल से आजादी के 75 साल तक हम लोग देख लिए हैं कि पंच बन सकते हैं क्या? रिजर्वेशन खत्म हो जाएगा तो एक पंच बनने की क्षमता हमारा समाज का भी नहीं रखता है। रिजर्वेशन खत्म हो जाएगा तो विधायक को छोड़ दीजिए आप, है ना? तो इन चीजों को हम सभी को समझना है। चलिए, आज यहाँ पे संगठन का एक तरह से शपथ ग्रहण कार्यक्रम था, लेकिन मेरा कहना है